साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग लूसेंट की जो जीके की बुक है या जीएस की जो बुक है, जिसका जो साइंस वाला पोर्शन है, साइंस वाले पोर्शन के तहत हम लोग जीव विज्ञान वाले पोर्शन को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो देखिए, कोई भी यदि आप एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप कई सारी बुक पढ़ते हैं, परंतु लूसेंट जो है एक बेसिक बुक की तरीके से है, क्योंकि इससे प्रश्न जो है आपके फंसते हैं। तो इसलिए लूसेंट एक बार पढ़ लेना चाहिए, और इसमें भी साइंस वाला पोर्शन है तो इसमें जीव विज्ञान वाला पोर्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग जीव विज्ञान वाले पोर्शन को आज प्रारंभ करते हैं और इसकी कुछ चीज़ों को यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, इसमें सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की, अर्थात बायोलॉजी की। तो ये है क्या? तो यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बायोलॉजी, बायो का, इसमें बायोलॉजी में बायो का अर्थ होता है जीवन, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन, मतलब जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है, ये सर्वप्रथम लैमार्क, जो कि फ्रांस के वैज्ञानिक थे, एवं जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस ने किया था। तो लैमार्क और ट्रेवी रेनस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। अब जो जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं जिनसे प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे जो एपीकल्चर होता है, इसमें क्या करते हैं? मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सेरीकल्चर में रेशम कीट के पालन का अध्ययन करते हैं। पीसी कल्चर में आप जो है मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन करते हैं, और फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखिए माइकोलॉजी में कवक आते हैं और फाइकोलॉजी में शैवाल आते हैं। एंथोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का, और निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, और इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन करते हैं। यहाँ देखिएगा, इक्थियोलॉजी में मछलियों का अध्ययन है, जबकि जो पीसी कल्चर होता है यहाँ मछली पालन का अध्ययन होता है। दोनों में फ़र्क है। मछली पालन की यदि बात करेंगे तो पीसी कल्चर है, और मछलियों का अध्ययन जो है वो इक्थियोलॉजी में आता है। एंटोमोलॉजी में जो आपका कीटों का अध्ययन किया जाता है, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है, और ओफियोलॉजी में सांपों का अध्ययन किया जाता है। शॉरोलॉजी में छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किया जाता है। आगे चलते हैं। जीव विज्ञान का एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में होता है। उन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। इन्हें जंतु विज्ञान का जनक, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। तो चाहे जीव विज्ञान का जनक की बात हो या जंतु विज्ञान का जनक की, उस दोनों के ही जनक कौन है? अरस्तु को माना जाता है। अब जीवधारियों के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। तो अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया था, जंतु समूह एवं वनस्पति समूह। लीनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरी में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों, दो किंगडम, पादप जगत प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में विभाजित किया है। लीनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, उसी से आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी। इसलिए लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे चलते हैं। जीवधारियों का 5 जगत या 5 भागों में जो वर्गीकरण किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः व्हिटकर द्वारा सन 1969 ईस्वी में प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। तो देखिए, यदि कहा जाए 5, ये जो जगत प्रणाली वाला सिस्टम है, ये किसके द्वारा लाया गया? तो व्हिटकर के द्वारा लाया गया है। इसके अनुसार समस्त जीवों को निम्नलिखित 5 जगत या 5 किंगडम में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक अर्थात फंगी, और जंतु में। मनुष्य जो है वो जंतु वाले में आएगा। आगे चलते हैं। इसमें अब एक एक करके बात करते हैं मोनेरा की। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं। तंतुमय जीवाणु भी इसी जीव या इसी जगत के भाग हैं। तो याद रखिएगा, इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव ही होते हैं आपके मोनेरा में। अब प्रोकैरियोटिक क्या होता है वो आगे भी देखेंगे। प्रोटिस्टा, इस जगत में विविध प्रकार के एक कोश के प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक होते हैं, इसमें यूकैरियोटिक होते हैं जो कि एक कोश की होते हैं। पादप एवं जंतु के बीच स्थित एग्लिना जो है इसी जगत में आता है। यह 2 प्रकार के जीवन पद्धति प्रदर्शित करती है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित के रूप में, और प्रकाश के अभाव में इतर पोषित। इसके अंतर्गत साधारण प्रोटोजोआ आते हैं। मतलब सूर्य के प्रकाश में स्वयं भोजन बनाते हैं, और सूर्य का प्रकाश नहीं होता तो दूसरे पर आश्रित होते हैं।
पादप, तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो पादप। इस जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं, जैसे कि शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे इसी जगत के अंग हैं। अब कवक अर्थात फंगी की बात करें, इस जगत में वे यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं। इसमें जो है यूकैरियोटिक होते हैं, उसके साथ से वो परपोषित होते हैं, दूसरे पर आश्रित होते हैं। वो परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। अवशोषण द्वारा पोषण होता है, ये सभी इतरपोषी होते हैं। ये परजीवी अथवा मृतोपजीवी होते हैं, या तो परजीवी होते हैं या मृतोपजीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, वो काइटन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब पांचवा क्लासिफिकेशन आपका जंतु है, एनिमल किंगडम। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इनको मेटाजोआ भी कहते हैं। तो जो एनिमल किंगडम के जो सदस्य होते हैं वो मेटाजोआ भी कहलाते हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, कृषि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव जो हैं सभी इसी जगत के अंग हैं। स्तनधारियों में ही मनुष्य आ जाता है। वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है, महत्वपूर्ण है। अब जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति की बात कर लेते हैं। तो 1753 ईस्वी में कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक जिन्हें वर्गीकी का जन्मदाता, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो वर्गीकी का जन्मदाता कौन थे? तो इसके जन्मदाता कौन थे? आपके कैरोलस लीनियस। इन्होंने जीवों की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया। इस पद्धति के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला शब्द जो होता है, याद रखिए, पहला शब्द वंश का नाम होता है, जेनरिक नेम होता है। दूसरा शब्द जो है वो जाति का नाम, स्पीशीज नेम कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, पहले आपका वंश का नाम आता है, फिर किस जाति का है उस जाति का नाम आता है। इसमें वंश तथा जाति नामों के बाद उस वर्ग की विद का नाम लिखा जाता है जिसने सबसे पहले उस जाति को खोजा या जिसने इस जाति को सबसे पहले वर्तमान नाम प्रदान किया। जैसे मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस लिन है। वास्तव में होमो जो है उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति जो है वो सैपियंस है। होमो वंश है, एक वंश में कई सारी जातियाँ हो सकती हैं। तो होमो जो है वंश है, जबकि सैपियंस उसकी जाति है, और लिन वास्तव में लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाति को होमो सैपियंस नाम से पुकारा है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात कर लेते हैं कोशिका विज्ञान के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जीवद्रव्य की बात करते हैं, प्रोटोप्लाज्म की। तो देखिए, जीवद्रव्य का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा, किसके द्वारा? पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? पुरकिंजे के द्वारा। यह जीवद्रव्य होता क्या है? एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा चिपचिपा टाइप का वजन युक्त पदार्थ होता है। तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लसलसा वजन युक्त पदार्थ होता है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती हैं। इसलिए जीवद्रव्य को, प्रोटोप्लाज्म को जीवन का मौलिक या भौतिक आधार कहते हैं। जीवद्रव्य दो भागों में बटा होता है। एक होता है इसका कोशिका भित्ति, जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, या कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली जो होती है उसकी बाउंड्री उसके बीच में रहता है। और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। जो कोशिका द्रव्य है वह केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य में रहता है, जबकि जो केंद्रक द्रव्य होता है वो केंद्रक के अंदर रहता है। जीव द्रव्य जो होता है इसका 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे अधिक पोर्शन क्या होता है? ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 2.5%। तो इसके जो 4 प्रमुख घटक हैं जीव द्रव्य के, उसमें ऑक्सीजन सबसे अधिक है, फिर कार्बन आता है, ये क्रम याद रखिएगा, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 है। मतलब अकार्बनिक आपका 81 है, यदि 100 मान लें तो उसमें से 100 में से 81 अकार्बनिक है और 19 जो है वो कार्बनिक यौगिक होगा।
अब कोशिका की बात कर लेते हैं, सेल। सेल क्या होता है? तो ये कोशिका जो है ये जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक स्ट्रक्चरल इकाई होती है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को काइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा की है, तो ये नाम याद रखिएगा। सबसे लंबी कोशिका जो है, कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे लंबी कौन सी होती है, दोनों याद रखने की बात है। सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की ऑस्ट्रिच जो एग होता है उसकी कोशिका होती है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1838-39 ईस्वी में स्लाइडेन और श्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और श्वान ने किया था। जबकि कोशिका शब्द का प्रयोग है वो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। शब्द का प्रयोग रॉबर्ट हुक ने किया है, परंतु जो सिद्धांत आता है वो स्लाइडेन और श्वान के द्वारा दिया जाता है। कोशिका सिद्धांत की कुछ जो महत्वपूर्ण बातें वो इस प्रकार हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। ठीक है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका क्या है? एक स्वाधीन इकाई है तथा सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती हैं, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता क्रिएटर होता है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक होती है और दूसरा यूकैरियोटिक होती है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में होगा। तो प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इस कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है। तो इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसकी वजह से क्रोमेटिन नहीं बनता है। तो डीएनए ही केवल गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण नहीं होता है। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग जो है वो इसमें नहीं होती है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं मिलती हैं। तो आपके जीवाणु जो हो गए, ठीक, बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल जो हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका की बात कर लेते हैं। तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। तो यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है, दोहरी झिल्ली के आवरण जो है केंद्रक आवरण से घिरा हुआ, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। इसमें आगे इसमें देखें, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में जो मुख्य अंतर है उसको यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चार्ट में जो बनाया गया है। तो क्या क्या विशेषता है? यदि कोशिका भित्ति के रूप में देखें तो प्रोकैरियोटिक जो होता है इसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में देखें तो जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। माइक्रोकॉन्ड्रिया की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, जबकि यूकैरियोटिक में माइक्रोकॉन्ड्रिया होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70 प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक में 80 प्रकार के होते हैं। गोल्जी का ये आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। केंद्रक झिल्ली ये भी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है। लाइसोसोम ये भी आपका प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। डीएनए प्रोकैरियोटिक में जो है एकल सूत्र के रूप में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। कशाभिका जो है प्रोकैरियोटिक में देखें तो केवल एक तंतु होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है कुल 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में केंद्रिका अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होती है। सेंट्रियोल की बात करें तो ये आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में होता है। श्वसन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली, श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता है इसमें, ठीक है, के द्वारा होता है। जबकि जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं उसमें श्वसन माइक्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। लिंग प्रजनन की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, जैसे कि आपके नील हरित शैवाल हो गए या बैक्टीरिया हो गए,
इसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में लिंग प्रजनन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक में थाइलेकाइड में होता है। कहाँ पे होता है? थाइलेकाइड में होता है, जबकि जो आपका यूकैरियोटिक होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण जो है वो थाइलेकाइड में होता है और आपका यूकैरियोटिक में जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। कोशिका विभाजन जो देखें प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। तो इसमें एक ही प्रकार का होगा, वहाँ दोनों प्रकार का होता है। एक बार और थोड़ा सा देख लें क्या क्या नहीं होता। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है, गोल्गी काय नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, लाइसोसोम नहीं होता है, केंद्रिका नहीं होती है, सेंट्रियोल नहीं होता है और इसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें जो नहीं होती हैं वो महत्वपूर्ण है कि क्या क्या नहीं होती हैं। अब इससे आगे जो कोशिका के मुख्य भाग है, मेन पार्ट्स ऑफ सेल, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि वीडियो लंबा ना होने पाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।